हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूज। यूज का अर्थ होता है प्रयोग। किसका प्रयोग? एज, लॉन्ग एज का। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिए, एज, एज। ये अस नहीं है, एज नहीं है, ये एज है, एज, लॉन्ग एज। इसका अर्थ होता है जब तक या जब तक कि। आपको एग्जाम में 2 वाक्य दिए जाएंगे। जैसे इन वाक्यों को देखिए, यू विल पास, इसको जोड़ के दिया गया। इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। यू विल पास, आप पास हो जाओगे, आप उत्तीर्ण हो जाओगे। फिर कंडीशन बता रहा है यू स्टडी हार्ड। इन दोनों वाक्यों को देखिए। सेकंड सेंटेंस कहता है यू स्टडी हार्ड, आप हार्ड स्टडी करते हैं, कठोर अध्ययन करते हैं। पहला वाक्य कहता है यू विल पास द टेस्ट, आप अभी क्वार्टरली टेस्ट होने वाला है, आप टेस्ट को पास कर जाएंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे। आपको जब भी ऐसे 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस सेंटेंस को ढूंढना है जो शर्तवाचक हो। शर्तवाचक वाक्य उसे ढूंढिए और ऐसा सेंटेंस ढूंढिए जिसमें रिजल्ट शो किया गया हो, जिसमें परिणाम शो किया गया हो। 2 वाक्य दिए जाएंगे, एक होता है शर्तवाचक वाक्य, दूसरा होता है परिणाम वाचक वाक्य। यस, सॉरी, फिर से बोलिए। वाक्य होगा। अच्छा, वेरी नाइस, प्लीज बैठिए। इनका क्वेश्चन है कि क्या पहला वाक्य ही शर्तवाचक होगा या दूसरा वाक्य ही शर्तवाचक होगा? क्या पहला वाक्य ही परिणामवाचक होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों सेंटेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए कि पहला वाक्य ऐसा कौन सा है जो शर्त प्रकट कर रहा है। और याद रखिए, परिणाम हमेशा भविष्य में आता है। भविष्य में परिणाम बताने वाला वाक्य या तो शैली अवेल से युक्त होगा या कैन या मे का प्रयोग किया गया होगा। अब इस वाक्य में देख रहे हैं कि यू विल पास, आप पास होंगे आने वाले समय में। यू विल पास द टेस्ट, लेकिन उसके पहले कंडीशन रख रहे हैं आपके सामने। कैसी कंडीशन? यदि आप हार्ड स्टडी करते हो, ये कंडीशन है। तो जब आपको ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस रिजल्ट शो कर रहा है, परिणाम शो कर रहा है और ये शर्तवाचक वाक्य है, तो जो भी कंडीशन अर्थात शर्तवाचक जो वाक्य होगा उसके सामने में आपको एज, लॉन्ग एज लगाना है। कंडीशनल सेंटेंस के सामने आपको एज, लॉन्ग एज लगाना है। अब जोड़े कैसे? जो सेंटेंस पहले है उसे पहले उतारिए। जैसे इस वाक्य को मैं लिख के देख रहा हूं, पहले कौन सा सेंटेंस आया है? यू विल पास। तो देखिए, आंसर जब लिखेंगे गर्ल्स एंड बॉयज तो आप फर्स्ट सेंटेंस को फर्स्ट लिखिए। आप सेंटेंस के क्रम को नहीं बदलेंगे। यू विल पास द टेस्ट, ये आपका पहला सेंटेंस है, उसे उतारिए। अब चूंकि कंडीशन शो करने वाला शर्तवाचक वाक्य बाद में आया है और उसी के शुरुआत में आपको एज, लॉन्ग एज लगाना है। काटना कुछ नहीं है, बस लगाना है और जोड़ना है। तो देखिए, अब एज, लॉन्ग एज जोड़ के सेकंड वाले सेंटेंस को आप ले आइए, नीचे आ जाइए, जगह नहीं है आपके पास। एज, लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड। आपको दोनों वाक्यों को जोड़ना है और लाइन समाप्त होगी तो नीचे वाले लाइन में आ जाइए। तो इस प्रकार से आपको एज, लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। आपको वाक्य के क्रम को बदलना नहीं है। जो वाक्य पहले है वो वाक्य पहले रहे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यू कैन स्टे विथ मी। एक सेंटेंस कहता है यू कैन स्टे विथ मी। स्टे माने ठहरना, रुकना। आप मेरे साथ रुक सकते हैं। आई एम हियर। तो देखिए, इन दोनों वाक्यों में आपको देखना होगा रिजल्ट शो करने वाला, परिणाम बताने वाला सेंटेंस कौन सा है। देखिए, परिणाम बता रहा है ये सेंटेंस कि आप ठहर सकते हो। भाई, यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हैं मेरे साथ। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि मैं यहाँ हूं।
जब तक मैं यहां हूं, ये शर्त है। तो देखिए सेकंड वाला सेंटेंस कंडीशन शो कर रहा है। आप सेकंड वाले सेंटेंस के सामने में लगाइए एज नाम। पहला वाला वाक्य रिजल्ट है, क्रम को ना बदलते हुए रिजल्ट बताने वाले वाक्य को आप उतारिए। देखिए मैं आपको इस सेंटेंस को जोड़ के दिखा रहा हूं। इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस है आपका रिजल्ट बताने वाला, तो आप उसको लिखेंगे यू कैन स्टे विथ मी। ये आपने पहला सेंटेंस उतारा। उसके बाद एज लॉन्ग एज लगाकर जो कंडीशन, जो शर्त बताने वाला सेंटेंस है उसे ले आइए एज लॉन्ग एज और जोड़ दीजिए आई एम। लास्ट सब्जेक्ट बच गया, उसको नीचे की लाइन में ले आए, ये बन गया आपका आंसर। यू कैन स्टे विथ मी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। अगर हम स्लाइड में दूसरे सेंटेंस को देखें, यू डोंट मेक अ नॉइज, यू डोंट मेक अ नॉइज। सेकंड सेंटेंस कहता है यू कैन सिट हियर। अब हमको देखना है कि रिजल्ट किसमें है। याद रखना बॉयज एंड गर्ल्स, रिजल्ट बताने वाला वाक्य या तो उसमें सेल या विल लगा होगा या मे या कैन लगा होगा। तो आप देख रहे हैं सेकंड वाले सेंटेंस में रिजल्ट बताया है यू कैन स्टे, यू कैन सिट हियर, आप यहां बैठ सकते हैं। तो कंडीशन कौन सा सेंटेंस शो कर रहा है? पहला। तो इस प्रकार से जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एज लांगे कंडीशन बताने वाला हमेशा पहले ही आएगा, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि आपने एग्जाम्पल्स में देखा कि 2 बार बाद में आया था। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कंडीशन बताने वाला सेंटेंस पहले आया है। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस में लगाइए एज लॉन्ग एज। आंसर कैसा हो जाएगा? देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एज लॉन्ग एज। पहले वाले वाक्य को लिखेंगे एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ नॉइज। जब तक आप शोर नहीं करते कॉमा लगाइए। एक ध्यान रखिए, अगर एज लॉन्ग एज बीच में आ रहा है तो वो संयोजक का काम करता है, वो कनेक्टर का काम करता है, वो कंजंक्शन का काम करता है। संयोजक कहते हैं 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। लेकिन अगर वो सामने में आ गया तो सेकंड सेंटेंस को लिखने के पहले आपको कॉमा लगाना जरूरी है। अब मैं दूसरे वाक्य को इसमें जोड़ देता हूं, यू कैन सिट हियर, आप यहां बैठ सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हुआ एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ नॉइज। जब तक आप शोर नहीं करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन सिट हियर, आप यहां बैठ सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एज लॉन्ग एज का जो यूज है ये समाप्त होगा। होता है यदि नहीं, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें नॉट भी छिपा हुआ है, यदि नहीं। और एक शब्द और हम देखेंगे, उसका भी यूज हमें सीखना है, वो है यूज ऑफ इफ। या तो एग्जाम में आपको इफ लगाने को कहा जाएगा या अनलेस लगाने को कहा जाएगा। जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें अनलेस लगाने को कहा गया तो देखिए अनलेस का मीनिंग याद रखिए। अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, और नकारात्मक शर्तवाचक वाक्य बनाता है। जब भी हम अनलेस लगाते हैं तो अनलेस उस वाक्य को शर्तवाचक वाक्य बनाता है, जैसे एज लॉन्ग एज। लेकिन वो चूंकि निगेटिव शब्द है इसलिए वो शर्तवाचक वाक्य निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। एक क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जाम में एक प्रश्न आया है जिसमें इफ लगा है। प्रश्न कहता है यू विल बी सिक, आप बीमार होगे, इफ यू डोंट स्टॉप ईटिंग, यदि आप खाना बंद नहीं करते हो। और आपको सेंटेंस देकर कहता है यूज अनलेस, इस वाक्य में अनलेस का यूज कीजिए। तो याद रखिए अनलेस और इफ ये एक दूसरे के दुश्मन है। अनलेस लगाने को आएगा तो इफ को हटाना है और इफ की जगह अनलेस लगाना है। और यदि इफ लगाने को कहा जाएगा तो ये जो अनलेस लगा होगा उसको हटा के उसकी जगह इफ लगाना है। देखिए आपके वाक्य में इफ लगा है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आप इफ को हटाने वाले हैं और उसकी जगह अनलेस लगाने वाले हैं। लेकिन जब भी इफ या अनलेस का यूज करें तो ऐसी स्थिति में आप अपने वाक्य को पहले ध्यान से पढ़िए।
आपका सेंटेंस कहता है यू विल बी सिक, आप बीमार हो जाओगे। If you don't stop eating, यदि आप खाना बंद नहीं करते हो, unless लगाना है। हमने unless लगाया एक को हटाकर, और उसके बाद हमने उतार दिया पूरा। हमने क्या किया, यहाँ unless लगाकर पूरा वाक्य उतार दिया कि एक हटाना है, unless लगाना है। तो देखिए जब आपने यहाँ unless लगाया तो unless कहता है कि मैं तो निगेटिव शब्द हूं। चूंकि ये निगेटिव शब्द है इसलिए आपको इस वाक्य को अफर्मेटिव बनाना होगा, सकारात्मक बनाना होगा। तो एक बात याद रखिए, जब भी आप अनलेस का यूज करें तो उस सेंटेंस को पहले आप निगेटिव से चेंज करके अफर्मेटिव कीजिए, सकारात्मक वाक्य बनाइए। एनी क्वेश्चन? जब हम वाक्य में अनलेस का प्रयोग करेंगे तो वाक्य सकारात्मक होगा या नकारात्मक? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि जिस सेंटेंस में हम अनलेस को यूज कर रहे हैं, अगर उस सेंटेंस में हमने इफ को हटा के अनलेस लगाया तो क्या सेंटेंस निगेटिव ही रहेगा कि क्या उसे अफर्मेटिव करना है? तो याद रखिए अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, एक निगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, उसके अंदर नॉट लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप दिए गए सेंटेंस को निगेटिव से अफर्मेटिव नहीं बनाते हैं तो याद रखिए आपका आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि एक सेंटेंस में दो बार नहीं आ जाएगा। ऐसी स्थिति में इफ लगाने के तुरंत बाद, इफ को हटाने के तुरंत बाद अनलेस लगाइए और सेंटेंस को अफर्मेटिव कीजिए। देखिए अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको निगेटिव से करना क्या है, नॉट को तो हटाना है, लेकिन एक सावधानी, 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी है, डू, डज और डिड। वो कहती है हम मदद करने आए थे, आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हम निगेटिव बनाने के लिए मदद करने आए थे और आप नॉट को हटाकर निगेटिव बंद कर रहे हो, निगेटिव हटा रहे हो, तो हम भी नहीं रहेंगे। तो 3 हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए, अगर नॉट हटा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वो तीनों भी हट जाएंगी, और वो कौन है, डू, डज और डिड। जैसे आपके वाक्य में देखिए हमने नॉट को सिर्फ हटाया और डू को नहीं हटाया, तो हमारा आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो मदद करने आती है निगेटिव बनाने के लिए। चूंकि हम निगेटिव हटा रहे हैं तो ये मदद नहीं करेगी, अपने घर वापस चले जाएगी, तो डू भी हट जाएगा, तो हमने डोंट को हटाया। अब हमारा ये वाक्य क्या बना, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। अर्थ क्या हुआ, अनलेस माने यदि नहीं, यदि आप ईटिंग करना बंद नहीं करते हो, तो हम उसको यहां उतार देंगे। देखिए पहला वाक्य क्या हुआ, यू विल बी सिक, यू विल बी सिक, आप बीमार हो जाओगे। कब, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, यदि आप ईटिंग करना, खासकर ओवर ईटिंग करना स्टॉप नहीं करते हो। इस प्रकार से आपका ये आंसर बनता है। एक क्वेश्चन और देखिए, इफ ही इनवाइट्स मी, इफ ही इनवाइट्स मी, यदि ही नाम का व्यक्ति मुझे इनवाइट करता है अपने घर में, तो आई शैल अटेंड हिज पार्टी, मैं उसका पार्टी अटेंड करूंगा। तो देखिए ये कंडीशन शो कर रहा है किससे, इफ लगा के, लेकिन आपको कहता है यूज कीजिए, अनलेस का यूज कीजिए। तो आप हटाइए इफ को, इफ की जगह लगाइए अनलेस। अब देखिए आपका सेंटेंस जो आप उतारने जा रहे हैं वो निगेटिव नहीं है, पहले से ही अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई बात नहीं, आप पूरे वाक्य को उतार दीजिए, बस आपने इफ की जगह क्या उतारा, अनलेस को। लेकिन चलिए हम एक क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ के देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है इफ ही इनवाइट्स मी, यदि ही मुझे इनवाइट करता है तो मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा। और हमने अब लगा दिया है इफ की जगह अनलेस, चूंकि यह अफर्मेटिव है हमने उतार दिया। यहाँ पे ध्यान देना है, अनलेस ही इनवाइट्स मी, यदि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है, इनवाइट करता है तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा, और यदि इनवाइट नहीं करता है तो आई शैल नॉट अटेंड हिज पार्टी, हम उसकी पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। तो एक सावधानी, आपको कॉम्बिनेशन देखना है, दोनों वाक्यों का संतुलन देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है और आंसर क्या कह रहा है।
कि यदि वो इनवाइट करता है तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा, और यदि इनवाइट नहीं करता है तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल जो भी हो उसमें नॉट लगाइए। बन गया आई शैल नॉट अटेंड हिज पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इफ शी डज नॉट प्ले वेल, यहां पे कंडीशन है यदि वह वेल प्ले नहीं करती है तो रिजल्ट क्या होगा? शी कैन नॉट विन, वो नहीं जीत सकती। और हमने इफ को हटाकर लगाया अनलेस। आप ध्यान दीजिए आपके सेंटेंस को निगेटिव दिया गया है, तो ऐसे में अनलेस लगाने में सबसे पहले अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाइए, सकारात्मक बनाइए, और नॉट आप हटा रहे हैं, लेकिन तीन सहायक क्रियाओं को, हेल्पिंग वर्ब्स को, ऑक्सिलरीज को याद रखिए, डू, डज, डीड। ये कहती हैं निगेटिव लगा रहे हो तो हम भी चले, तो डज भी यहां से हट जाएगी। चूंकि आपने डज नॉट हटाया तो ये डज जाते जाते आपको कुछ कहना चाहती है कि चूंकि मैं जा रही हूं तो मेरा एस या ईएस अपनी मेन वर्ब में लगा देना, क्योंकि हम बकरी प्रजाति की है। बकरी की पूंछ होती है तो इसकी भी पूंछ है, कहती है देखो हम लोग पूंछ वाले हैं। और यदि हम जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अपने वर्ब में एस या ईएस लगा दीजिए। देखिए मैंने वाई के पहले बाद एस लगाया, ईएस नहीं लगाया। ईएस कब लगाता मैं? अगर इस वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ डबल एस एक्स वाई होता तो मैं ईएस लगाता, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता, व्यंजन होता, तो वाई को बनाकर आई, वाई को हटाकर आई ईएस लगाता। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वाई के पहले वावेल होने पर हम उसे आई बनाकर ईएस नहीं लगाते, वाई के पहले वावेल होने पर एस लगाया जाता है। तो जब भी आप डज को हटाएंगे मेरी इस बात को याद रखेंगे, उसके मेन वर्ब में आपको एस या ईएस लगाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है इफ शी डज नॉट प्ले विद, यदि वो अच्छा नहीं खेलती, हमने आंसर भी बनाया unless she plays well, यदि वह अच्छा नहीं खेलती है, दोनों सेम है, रिजल्ट सेम होगा। she cannot win, वो नहीं जीत सकती। इस प्रकार से आपने if के स्थान पर क्या लगाया? unless लगाया। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। combine the sentence using unless। you have some money, आपके पास कुछ पैसा है। you can buy anything, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो देखिए ये परिणाम है, ये आपका कंडीशन शो कर रहा है। आपको ये दोनों वाक्यों को जोड़ना है। इसके पहले के प्रैक्टिस में आपने क्या देखा? इफ लगा था, अनलेस लगाया। अभी एक पैटर्न बदल गया क्वेश्चन का। आपको दो सेंटेंसेस देकर कहता है यूज अनलेस एंड कंबाइन द सेंटेंसेस। ऐसी स्थिति में आप ध्यान से पढ़िए और ऐसा वाक्य ढूंढिए जिसमें रिजल्ट बताया गया है, परिणाम बताया गया है। यू कैन बाय एनीथिंग, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कब? यदि आपके पास पैसा है, धन है। ये कंडीशन है, तो आप कंडीशन शो करना है क्या लगाते हुए? अनलेस। तो यहां पे लगाइए अनलेस और वाक्य उतारिए अनलेस यू हैव सम मनी। पहला वाक्य हो गया। अब इसका मीनिंग समझिए। अनलेस यदि नहीं, अनलेस यू हैव सम मनी, यदि आपके पास कुछ पैसा नहीं है तो यू कैन बाय, नो यू कैन नॉट बाय। तो आपको कैन में क्या जोड़ देना है? नॉट। और कैन में जब नॉट जोड़ेंगे, एकमात्र ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें नॉट को जोड़ के सटा के लिखा जाता है, CANNOT। तो आंसर बनेगा यू कैन नॉट बाय एनीथिंग। एक लाइन में अपना आंसर उतारेंगे। अब हमको इस दोनों सेंटेंसेस को इफ का यूज करते हुए जोड़ना है। पहला वाक्य कहता है इट रेन्स, वर्षा होती है। तो परिणाम क्या है? आई विल बी इंडोर, मैं घर में रहूंगी। तो ये परिणाम है और ये कंडीशन है। यूज करना है इफ का। आप लगाइए यहां सामने इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, ला के रिजल्ट को जोड़ दीजिए कामा लगाते हुए। यहां पे कामा लगाइए, सेगमेंट वाक्य को जोड़ दीजिए। आई विल बी इंडोर, मैं आउटडोर नहीं बल्कि इंडोर रहूंगा या इंडोर रहूंगी। इस प्रकार से आपका ये अनलेस का प्रयोग भी समाप्त हुआ। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूज ऑफ टू एंड टू। हम टू का यूज सीखने जा रहे हैं। आपको एग्जाम में अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया जिसमें सो दैट लगा है
ऐसे क्लास 10th में ज्यादातर सो दैट लगाने आता है। तो मैं दोनों प्रकार से आपको प्रयोग इसका बता देता हूं। अगर आपको सेंटेंस सो दैट लगा के दिया गया तो देखिए, जब हम सो दैट का यूज करते हैं तो दरअसल हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अर्थ होता है मिश्रित वाक्य। जब हम दो वाक्यों का मिश्रण कर देते हैं, जैसे मिक्स वेजिटेबल बनती है, गोभी और मटर मिला दिए तो हमने मिक्स वेजिटेबल बनाया। जब हम दो सेंटेंसेस को मिक्स करते हैं तो बनने वाला सेंटेंस हिंदी में मिश्रित वाक्य कहलाता है और इंग्लिश में उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सो दैट की जगह अगर आपको टू लगाने को कहा गया तो याद रखिए, जब हम टू का यूज करते हैं तो दरअसल हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो टू लगाया, सिंपल सेंटेंस बनाया, सो दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाया। तो देखिए यहां पर द वुमन इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक नाउ, ये सेंटेंस आपको सो दैट लगाकर दिया गया है। सो दैट लगाकर दिया गया और आपको कहा गया टू का यूज कीजिए। याद रखिए कि दैट इसे कनेक्टर कहते हैं, इसे कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन, संयोजक। याद रखिए ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो इधर एक सेंटेंस है शी कैन नॉट वॉक नाउ, जो रिजल्ट शो कर रहा है, और पहला सेंटेंस है द वुमन इज सो वीक। तो जब भी आपको सो दैट लगा के वाक्य दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है और टू लगाने को कहा गया, तो याद रखिए सो का दुश्मन होता है TOO। आपको सो को हटाना है और उसकी जगह टू लगाना है। उसके बाद जो कनेक्टर है, जो कंजंक्शन है, जो संयोजक है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, उसके स्थान पर आप टू का प्रयोग कीजिए। तो देखिए सेंटेंस क्वेश्चन क्या कहता है, द वुमन इज सो वीक दैट। आपने आंसर क्या बनाया, द वुमन इज टू वीक टू। लेकिन अब आपको सावधानी रखना है। क्या सावधानी रखना है, सावधानी ये रखना है कि जब भी आप टू का यूज करेंगे तो टू कहता है मेरे बाद वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। या कहता है फर्स्ट फॉर्म नहीं तो बी लगा के थर्ड फॉर्म आना चाहिए जो क्वेश्चन में मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम अपने वाक्य को मॉडिफाई करके हमारा आंसर तैयार करते हैं। देखिए हमने क्या किया, द वुमन इज सो वीक, उसके बजाय हमने कर दिया द वुमन इज टू वीक। दैट की जगह हमने लगाया टू। अब हमें ध्यान रखना है टू के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, टू के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, टू के बाद एडवर्ब नॉट नहीं आएगा। ये टू कहता है मेरे बाद दो लोगों को पहचान लो जो आपको वाक्य में मिलेंगे। कौन से दो लोग, कहता है या तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा वाक्य में तो आप उसे ले आइए। तो आपका आंसर देखिए, मैंने सी को हटा दिया, मैंने कैन नॉट को हटा दिया और आगे मुझे वर्ब का पहला रूप मिल गया जैसे कि ये कह रहा है। और यदि पहला रूप नहीं मिलेगा क्वेश्चन में तो हमें बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमें वाक पहला रूप मिला, हमने उसे उतारा और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं या वर्ड होता है उसे अदर वर्ड या वर्ड्स कहते हैं, यथावत उतार दीजिए। एक अदर वर्ड है आपके पास नाउ, आपने उसे उतार दिया। आंसर बना द वुमन इज टू वीक टू वॉक नाउ। इस प्रकार से आपने टू का यूज किया। एक और एग्जांपल देखिए, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। इसका मतलब टू लगाना है आपको, तो समझिए 100 की जगह लगाने वाले हैं TOO। तो ऐसे में आंसर होगा द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। उसके बाद दैट जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है किसको, दो वाक्यों को, उसकी जगह लगाइए टू। और टू की बात याद रखिए, एक टू कहता है मेरे बाद या तो वर्ब का पहला रूप आना चाहिए या बी लगा के तीसरा रूप जो आपको सेंटेंस में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। तो देखिए अपने क्वेश्चन में सी सब्जेक्ट को हटा दीजिए, सॉरी इट सब्जेक्ट को हटा दीजिए, कैन नॉट को हटा दीजिए। आपको या तो यहाँ पे बी मिलेगा तीसरा रूप के साथ या वर्ब का पहला रूप उसे उतार दीजिए। यहाँ पे बी के साथ आंसर है। आंसर बना द क्वेश्चन इज too difficult to be
answered. देखिए, the question is too difficult to be answered. तो ये ध्यान रखना है, so that को हटाना है और to लगाना है, लेकिन to के बाद सावधानी रखनी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बी लगा के थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है वो वहां पर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? आपके सेंटेंस में ही। इसके बाद अगला देखिए, जिसमें हम so that लगा रहे। अब हमारा प्रश्न to से आया है। अब इस सेंटेंस में to लगा है। देखिए, the house is too old to be repaired। अब हमें उल्टा काम कह रहा है कि आप इस सेंटेंस में so that लगाइए। तो याद रखिए, इस to की जगह हम लगाने वाले हैं so, और इस वाले to की जगह लगाने वाले हैं that। लेकिन अब हमें सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? कि जब हम इस वाक्य को उतारे, द हाउस इज टू की जगह आ गया सो, और उसके बाद हमने ओल्ड को उतारा और ये टू की जगह हमने दैट लाई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दैट कहता है मैं तो कनेक्टर हूं, मैं कंजंक्शन हूं, मैं संयोजक हूं, मैं दो साबुत वाक्यों को जोड़ता हूं। तो अभी तो हमारे वाक्य साबुत नहीं है, उधर का वाक्य अधूरा है। तो ऐसी स्थिति में दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लाना होगा, और सब्जेक्ट के बाद या तो हमें कैन नॉट लगाना है या तो हमें कुड नॉट लगाना है। ये याद रखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स कि जब आप टू को हटाकर सो दैट लगा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जब दैट तक आएंगे तो आपने क्या किया? आपने टू की जगह सो लगाया, इस टू की जगह दैट लगाया। अब ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, जो यहां भी दिया है। सवाल आता है सब्जेक्ट कहां से है? बाहर नहीं जाना है, मार्केट से नहीं आएगा, वही सेंटेंस हमारा मदद करेगा। उस सेंटेंस को देखिए, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है हाउस, द हाउस। अगर ये कोई व्यक्ति होता, लड़का होता तो ही ले आते, अगर ये कोई गर्ल होती, कोई वुमन होती तो सी ले आते। लेकिन हाउस एक नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, अगर वहां इंडिया लिखा होता, अब इंडिया हम भारत माता कहते हैं तो हम सी का यूज करेंगे। अगर वहां कोई एनिमल या बर्ड है और यदि उस एनिमल या बर्ड का नाम से जेंडर समझ आ गया कि ये मेल है या फीमेल, जैसे काऊ, पता चल गया ये तो फीमेल है, हम सी लगाएंगे। अगर हमें पता चला ये मास्कुलिन जेंडर है, सॉरी काऊ फीमेल है, तो हम सी लगाएंगे, और मेल है तो ही लगाएंगे। ये बात को ध्यान रखना है। तो देखिए, हाउस नॉन लिविंग है, इसलिए हम इट का यूज कर रहे हैं। तो हमने सब्जेक्ट कहां से लिया? जो हमारा मेन सेंटेंस है, मेन क्लॉज जो सामने में दिया है, उसी के आधार पे हमने नया सब्जेक्ट यहां कॉपी किया। नाउन के जगह नाउन नहीं लाना है, नाउन को प्रोनाउन बनाकर लाना है। अगर यहाँ किसी व्यक्ति का नाम होता, हम देखते मेल है तो ही ले आते, फीमेल है तो सी ले आते, लेकिन यहाँ हमने इट लाया। अब सवाल आता है कैन नॉट या कुड नॉट में से क्या लगाएं? ऐसी स्थिति में आपको अपने क्वेश्चन को देखना है। आपका क्वेश्चन का टेंस देखिए, जो सेंटेंस दिया है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, ए जॉब लगा है, वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि मैं प्रेजेंट टेंस का वाक्य हूं, तो आप कैन नॉट का यूज कर रहे हैं। और यदि यहां पर वाज या वर होता, यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता, ये वाक्य पास्ट टेंस का होता, तो ऐसी स्थिति में हम कैन नॉट का पास्ट टेंस, कुड नॉट का यूज करते। हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हम यहाँ पर कैन नॉट का यूज किए। और यदि यहाँ पे वाज होता तो हम कैसी स्थिति में कुड नॉट का यूज करते। प्रेजेंट टेंस में क्या बना? द हाउस इज सो ओल्ड that it cannot be repaired। और यदि यहाँ पे was होता तो हम लिखते the house was so old that it cannot be repaired। ये तो हो गया to को so that से चेंज करना, रिप्लेस करना। so that देकर आपको कहा गया to। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 10वीं क्लास के स्तर में आपको दो सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। पहला सेंटेंस I am tired, I am tired। दूसरा सेंटेंस I cannot walk, I cannot walk। ऐसी स्थिति में जब आपको so that लगाने को कहा गया तो देखिए वाक्य को। पहला वाक्य है
आई एम टायर्ड। दूसरा वाक्य है आई कैन नॉट वॉक। अब इन दोनों वाक्यों में आपको कहा गया यूज सो दैट। तो याद रखिए दैट कहता है मैं तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता हूं। तो सबसे पहले समझ जाइए कि पहला वाक्य जहां खत्म होगा वहां दैट नाम का कनेक्टर लगाइए, कंजंक्शन लगाइए और दूसरा वाक्य उतारना है। लेकिन सवाल यह आया कि हम सौ कहां लगाए? सौ कहता है मैं किसी एडजेक्टिव को और ज्यादा इंटेंसिफाई करता हूं। ये आदमी जो है टायर्ड है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का तीसरा रूप विशेषता बता रहा है। कहता है इस टायर्ड को मैं और इंटेंसिफाई कर देता हूं। कैसे? आई एम सो टायर्ड। तो आप याद रखिए, या तो वर्ब को याद रखिए कि वर्ब के बाद सो लगाते हैं, या याद रखिए कि ये सो किसी एडजेक्टिव अर्थात किसी विशेषण की विशेषता बताता है, इसकी इंटेंसिफाई करता है। तो दो तरीका है कि या तो एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल ये पहले लगाइए, या ये याद रखिए कि जो पहला सेंटेंस है उसमें जो भी वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लगा दीजिए, मेन वर्ब है उसके बाद लगा दीजिए और उसके बाद उतारिए। तो आंसर क्या बना देखिए। पहला सेंटेंस आई एम सो टायर्ड। अब आप दैट लगाइए और उसके बाद दूसरा वाक्य पूरा जोड़ दीजिए, आई कैन नॉट वॉक। इस प्रकार से जितने भी प्रकार से 3 फार्मूले हैं जिनके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस प्रकार से हमने सो दैट और टू का यूज समाप्त किया। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू।